बिहार के चुनाव में बार बार एक ही विषय आ रहा है सामने, वो है कि ये अगर इतना बड़ा ध्रुवीकरण है तो जो वोट काटने और बांटने वाली पार्टियां हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी। ये पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा राजीव प्रताप रूडी जी से। सर, यही सवाल है कि आप लोग जेडीयू और आरजेडी को हराने के लिए बड़े पैमाने पर छोटी पार्टियों के साथ काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, कैंडिडेट इंपोर्ट कर करके लेकर के आए हैं, कई अच्छे अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी है, लेकिन ये सब फ्रिंज फैक्टर्स हैं और ये इतने पोलराइज चुनाव में काम नहीं करते। देखिए, हर पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है और बिहार में एक चीज तय है, बदलाव। और उस बदलाव के लिए जिस प्रकार से भी प्रयास किया जा रहा है और लोग चाहते हैं बदलाव हो। जहां तक आपने कैंडिडेट्स का किया है, ये कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में निर्णय नहीं लेता है, बड़ी समिति होती है, उसके बाद उस पर मंथन होता है और ये महीनों महीनों से चलता हुआ कार्य है। स्वाभाविक तौर से जब आपके अलायंसेज होते हैं तो उसके बाद कुछ समझौता करना पड़ता है और अपने सहयोगियों के साथ कदम में कदम मिला के चलने के लिए उनके साथ कुछ त्याग करना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के टिकट के बंटवारे में यह प्रयास किया गया है कि जो सामाजिक समीकरण है उसका हमने ध्यान दिया है, छवि का हमने ध्यान दिया है, हमने जो दृष्टि के साथ आगे चलने वाले राजनीति के बारे में ध्यान दिया है। तो मोटे तौर से लोगों का विश्वास बने ऐसे प्रत्याशियों पर हमने प्रयास किया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखा है। पब्लिक रैली में आप लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट, विकास, और ग्रास रूट पे कैंपेन में, कैंडिडेट सिलेक्शन में सब जगह है जात, और जात के अलावा कुछ नहीं है, और एनडीए भी उसी का विक्टिम है। देखिए, कुछ हद तक आप जो कह रहे हैं वो सच्चाई है और बिहार में 25 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, लोगों ने उसे रिजेक्ट किया, वो सांप्रदायिकता के नाम पर, सेकुलरवाद के नाम पर। लालू यादव जब इस प्रांत में आए तो उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स शुरू की और मंडल कमीशन के बाद वो चलते रहे। 15 साल बिहार की जनता ने उनको देखा, रिजेक्ट किया। उसके बाद नीतीश कुमार आए, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने पिछड़े को अति पिछड़ा में बांट दिया, दलित को महादलित में बांट दिया, मुसलमानों को फॉरवर्ड मुसलमान और बैकवर्ड मुसलमान बांट दिया। अब शायद बिहार में बचा नहीं है इससे ज्यादा हम जात में लोगों को बांट सके। फिर से लालू यादव उसी प्रकार के नारा दे रहे हैं। लेकिन बिहार में एक एजेंडा इस बार बदला है और हमको लगता है कि जब से देश के प्रधानमंत्री ने आकर के बिहार के लिए पैकेज की घोषणा की, तब से शायद सब नेता विकास की बात करने लगे। तो मुझे लगता है पैराडाइम शिफ्ट आज जो दिख रहा है और जो नौजवानों की भीड़ दिख रही है, जिस प्रकार से नौजवानों में उत्साह है, शायद कहीं न कहीं विकास उनके मन पर बैठ चुका है। एक बात और वो ये है कि बहुत अच्छा चल रहा था कि बीजेपी के जितने नेता हैं, किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित न करके बड़ा अच्छा किया गया कि सब लोग अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में ये कह सकेंगे कि शायद मेरा भी नंबर लग जाए। उसमें आपके कुछ नेताओं ने अपर कास्ट लीडर्स को चीफ मिनिस्टर की रेस से बिल्कुल बाहर कर दिया है। जो हम उम्मीद करते थे कि रूडी जी बन सकते हैं, रविशंकर प्रसाद बन सकते हैं, उस पर पानी फिर गया। देखिए, ये जो विषय आप उठा रहे हैं, लीडरशिप का विषय तो वहीं आता है जहां झगड़ा होता है। लालू यादव और नीतीश कुमार में झगड़ा था कि हम दोनों में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो एक रूठ के बैठ गए थे। शरद यादव उनको मनाने आए कि भाई घोषणा कर दीजिए, नीतीश कुमार को ही स्वीकार कर दीजिए। तो जहां झगड़ा हो वहां नाम देना जरूरी हो जाता है, लेकिन जहां झगड़ा ना हो, हमारी पार्टी को एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है और हमको सब समाज के लोगों को, चाहे पिछड़ा हो चाहे अगड़ा हो, सबको साथ लेके चलना है। और हमारे पास, हम फॉर्चुनेट हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास सभी जाति समुदाय के लोग हैं और सब समाज से लोग हैं। इसलिए ये तो आप, क्योंकि एनडीए के साथ के नेतृत्व का सवाल है, तो एनडीए तय करेगा कि बिहार का नेतृत्व किसके पास होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इसको पूरा स्पष्ट कर दिया है। एक सवाल यह है मेरा, जब मोदी जी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल पीक पे थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, सबको पता था कि वो जीत रहे हैं, तब भी 100 में से 45 लोगों ने तय किया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे और उन्होंने नीतीश, लालू और कांग्रेस को वोट दिया। उसके बाद ऐसा क्या बदला है कि ये 45 लोग, जो कि शार्पली पोलराइज्ड कॉन्टेस्ट में बड़ा नंबर है चुनाव में जीतने के लिए, उसमें से वोट टूटे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति को लेकर के बिहार में महागठबंधन चल रहा है वो नीतीश कुमार है। और जिस दिन बिहार में नीतीश कुमार ने लालू यादव से दोस्ती कर ली, उसी दिन बिहार में तय हो गया कि बिहार में एनडीए का सरकार बनेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की लालू यादव से दोस्ती के कारण उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई। और अब जो परिस्थितियां उभर के आ रही हैं, जहां तक नीतीश जी के साथ काम करने वाले लोग थे, उसमें अधिकांश लोग पहले चरण में, तो जब लालू यादव के दोस्ती के पहले उनको रामविलास पासवान जी ने छोड़ दिया,
उनको उपेंद्र कुशवाहा जी ने छोड़ दिया, और हाल फिलहाल उनके सत्ता की लालच ने जब जीतन राम मांझी को उन्होंने कुर्सी पर बैठाया, उसे भी वहां से जीतन राम मांझी जी को भी निकाल दिया। उसके साथ साथ उनके साथ पुराने सहयोगी थे, ज्ञानू जी थे, शकुनी जी थे, भाई नरेंद्र सिंह जी थे, भाई वृषण पटेल थे। आप नाम लेना शुरू कीजिए, जितने लोगों ने उनके साथ काम किया है। एक प्रकार से नीतीश कुमार की जो अहंकारी प्रवृत्ति है, जिस तरह से उनके बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, और जो नफरत की भावना को लेकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो राजनीति कर रहे हैं, शायद बिहार की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। और जो नफरत उगलते हैं देश के प्रधानमंत्री के प्रति, शायद बिहार की जनता को बिल्कुल ये पसंद नहीं आ रहा है। एक आखिरी सवाल, और वो ये कि सब लोग कह रहे हैं कि नेक टू नेक चुनाव है। हमको देख के ये लगता है कि नेक टू नेक कहीं से नहीं है। इतने ध्रुवीकरण वाले चुनाव में जो जीतता है वो बड़े जोर से जीतता है। मुझे नहीं पता एनडीए जीतेगा या महागठबंधन जीतेगा, लेकिन जो जीतेगा वो 150-60 सीट लेके जाएगा। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल, आप इस बात को आप मान के चलिए कि चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के अंतिम आते आते परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन आज जो पहले चरण का चुनाव होने वाला है, और मैंने भी कई सभाएं की हैं, हालांकि मैं बिहार में बहुत एक्टिवली पॉलिटिक्स नहीं करता हूं और सीमित जो पार्टी जिम्मेवारी देती है वो वहां तक सीमित रखता हूं। हमारे जैसे लोगों के कार्यक्रम में 30,000 40,000 लोग आ जा रहे हैं, तो शायद कहीं न कहीं एक करंट है, लोगों को परिवर्तन दिख रहा है और नौजवानों में एक बड़ा जोश है। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रति, और मुझे लगता है कि हम आसानी से 150 की संख्या पार कर जाएंगे। कोई ताकत रोक नहीं सकता है बिहार में। बिहार के बीजेपी के जो एक नेता हैं, बड़े लो प्रोफाइल हैं, लेकिन इस वक्त के हाई प्रोफाइल कैंपेन को प्रबंधित करने का काम कर रहे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी। सर, आपने सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे यही है कि हम समझते थे कि ये पूरा चुनाव विकास के मुद्दे पर अगर लड़ा जाना है तो वैसा दिखलाई पड़ना चाहिए था। अब हमको लग रहा है कि बीजेपी अपने को बैकवर्ड कास्ट की पार्टी साबित करने के लिए बड़ा जोर लगाए हुए है। नहीं, देखिए, हम तो पूरा चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़ रहे हैं। आज भी नरेंद्र मोदी जी का जो बांका में भाषण हुआ है, तो बार बार एक ही बात कहा कि बिहार की सारी समस्याओं का समाधान विकास के अंदर है। उन्होंने नक्सलवादियों से भी अपील की है कि बंदूक की गोली से विकास नहीं हो सकता है, विकास बैलेट से ही होगा। तो हम तो विकास के मुद्दे पर ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो विरोधी हैं या जो बिहार में सत्ताधारी दल है, वो कभी शब्द वापसी की बात करता है, कभी डीएनए की बात करता है, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करता है, कभी रिजर्वेशन की बात करता है। तो वो जो विकास का मुद्दा उसे डाइवर्ट करके इस पूरे चुनाव को जातीय दलदल में ले जाना चाह रहा है। लेकिन हम इस ट्रैप में नहीं आएंगे और इस पूरे चुनाव को डेवलपमेंट के ही और मोड में लड़ेंगे। कल हम लोगों ने जो दृष्टि पत्र जारी किया है, नरेंद्र मोदी जी जो पैकेज 1,25,000 करोड़ का जो घोषित किया है, हम उन तमाम मुद्दों को, जब हम सरकार में तो एक बेहतर शासन दिया हम लोगों ने, हमारी राज्य सरकारों ने अच्छा काम करके दिखलाया है, तो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आपने ये ठीक कहा कि राज्य सरकारों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। आप और नीतीश बाबू साथ में काम करते थे, तो फिर वो क्रेडिट उनका भी तो है कि उन्होंने इस राज्य को ठीक ठाक चलाया। नहीं, देखिए, वो क्रेडिट तभी तक था जब तक बीजेपी साथ थी। इसलिए जब हम कहते हैं कि 10 साल का हिसाब दो, तो आप देखें कि एनडीए का 7.5 साल और यूपीए का 2.5 साल। तो नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री थे, अब यूपीए के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको अंतर दिखाई पड़ जाएगा। जब बीजेपी साथ में थी उस समय जो बिहार में डेवलपमेंट हुआ, और आज जब वो एनडीए छोड़कर यूपी के मुख्यमंत्री बन गए, तो 25 साल में बिहार की विकास दर आधी हो गई। एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट जो नेगेटिव हो गया, जो आने वाले फॉरेन टूरिस्ट उनकी संख्या घट गई, क्राइम का ग्राफ फिर तेजी से बढ़ने लगा। जो हमारे धान के किसान हैं, उनका धान का करीब 1,000 करोड़ आज तक बकाया है। इस बिहार में कभी फार्मर्स सुसाइड नहीं करते थे, उस बिहार के अंदर किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर बिहार की रैंकिंग 21वें नंबर पर चली गई। एक भी नया उद्योग या एक पैसे का इन्वेस्टमेंट पिछले 25 महीनों के अंदर नहीं हुआ। तो जो डेवलपमेंट हुआ तभी हुआ जब बीजेपी साथ में थी। इसलिए ठीक है, वो कैप्टन थे तो उनका नाम हुआ, लेकिन अगर कैप्टन की टीम नहीं हो
तो केवल धोनी अकेले सेंचुरी बनाकर और टीम को नहीं जिता सकता। तो उस टीम के अंदर धोनी के अलावा अगर और लोग नहीं होंगे, तो हम लोगों ने जिस तरह का सपोर्ट दिया, मिलजुल कर काम किया, हमारे भी हेल्थ के मिनिस्टर थे, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे, मैं स्वयं वित्त विभाग देख रहा था, अगर हम लोगों ने मिलकर पैसे का इंतजाम नहीं किया होता तो लड़कियों को साइकिल थोड़ी मिल जाती। ये ठीक है कि कैप्टन है तो जो कैप्टन होता है उसको वाहवाही मिलती है, लेकिन अगर वो विकास पुरुष है तो अब वो 25 महीनों में क्यों नहीं कर पाए? पिछले 25 महीनों में बिहार की जो हालत हुई है, तो राजनीतिक अस्थिरता के दलदल में उन्होंने बिहार को धकेल दिया और बिहार सबसे ज्यादा नुकसान बिहार को हुआ। बीजेपी को फायदा हुआ, गठबंधन टूट गया, तो आज हम मुख्य पोल हो गए, मुख्य ध्रुव हैं, आज हमारे खिलाफ बाकी लोग गोलबंद हो रहे हैं, लेकिन अंततः नुकसान बिहार को हो गया। आज अगर जेडीयू बीजेपी की सरकार चलती होती, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार होती, तो बिहार आज कहां से कहां पहुंच जाता। तो मुझे दुख इस बात का है कि नीतीश कुमार ने केवल बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिहार का नुकसान हो गया। आप ठीक कह रहे हैं, बीजेपी का नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में एक आप लोगों को बात जो है वो डिफेंसिव में डाल दे रही है और ये बिल्कुल अवॉइडेबल थी, और वो थी मोहन भागवत जी का रिजर्वेशन के रिव्यू की बात को उठाना। अब आप लोगों को बड़ी ताकत लगा के कहना पड़ रहा है कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, और इससे लालू और नीतीश को दोनों को फायदा हो गया कैंपेन को अपनी तरफ गर्म करने के लिए। ठीक है, देखिए 2-4 दिनों के लिए वो डाइवर्ट करने में सफल हो गए होंगे, लेकिन हमको भी अपने स्टैंड रखने का मौका मिला, और वो जब बीजेपी को घेरना चाह रहे थे तो बीजेपी आरक्षण की पक्षधर है, और हम लोग का यह मानना कि इसमें आज जो फ्रेमवर्क उसमें कोई रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे पास भी जो लीडरशिप है, ये जो मंडल कमंडल के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं, लालू यादव बार बार कहते हैं कि मंडल हमारे साथ है, कमंडल बीजेपी के पास है, तो वो पुराने जमाने की बात है। आज मंडल कमंडल दोनों बीजेपी के साथ है। हमारे पास जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, उसमें सोसाइटी का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो अपना चेहरा देखना चाहे, तो समाज का हर वर्ग के लोग बीजेपी में अपना चेहरा देख सकते हैं। अब इसको आप मेरी शरारत मत समझिएगा, वो ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी का, ये बीजेपी ने कहा था कि हम नहीं बताएंगे। उसके बाद आपके कुछ नेता ये कह रहे हैं कि अपर कास्ट का मुख्यमंत्री बीजेपी अगर जीत के आई तो अपर कास्ट का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, यानी बैकवर्ड कास्ट का बनेगा, यानी कि वो लोग अब सुशील मोदी पर जीरो इन कर रहे हैं। और क्या मैं आपको भावी मुख्यमंत्री के रूप में बधाई दे सकता हूं? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मत है, ये कोई पार्टी का मत नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड सारे मतों पर विचार करेगा। अगर किसी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति ने कोई एक ओपिनियन दिया है, या फिर ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जब समय आएगा और कल अगर जनता बहुमत देगी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड सारी चीजों का विचार करेगा। और देखिए, हमारे यहाँ कोई, मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, और मुझसे भी ज्यादा योग्य सक्षम लोग इस पार्टी में हैं, जिनको मुझसे ज्यादा अनुभव है, जिन्होंने बड़े बड़े पदों पर काम किया है, और हम टीम के साथ काम करते हैं। इसलिए पार्टी कल जो भी निर्णय करेगी, बहुमत आएगा और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। इसलिए ये कोई गिरिराज सिंह ने क्या कहा, मंगल पांडे ने क्या, ये वो महत्व की बात है, लेकिन एक विचार उन्होंने दिया है, और भी लोगों के अलग विचार हो सकते हैं। उन सारे विचारों के का कॉग्निजेंस लेकर, संज्ञान लेकर, और पार्लियामेंट्री बोर्ड कोई फैसला करेगी। नहीं, मेरा उल्टा कहना है। मेरा ये कहना है कि ये बयान दे करके बड़ी क्लैरिटी हो गई कि अगर बैकवर्ड कास्ट का मुख्यमंत्री होगा, और उसमें पहले से ये बात चली हुई है, जो इंटरनल सर्वे बीजेपी के हुए हैं और जो बाहरी लोग भी कराते हैं, हम लोग भी कराते हैं। पब्लिक से पूछो तो बीजेपी में परसेप्शन के तौर पर सबसे पहला नाम आपका आता है। तो मैं फिर इंफेसिस दे करके कह रहा हूं कि पब्लिक में क्लैरिटी चली गई है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो सुशील मोदी मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली में बड़ा मोदी, पटना में छोटा मोदी। देखिए, मैं इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हम पार्टी के सिपाही हैं, 40 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, और पार्टी के लिए काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, और सामूहिक नेतृत्व के तहत काम करेंगे। और आज हमारे सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं, और पार्टी बहुमत आने के बाद पार्टी विचार करेगी, तय करेगी क्या करना है। इसलिए मैंने कहा कि मुझसे भी ज्यादा योग्य सक्षम लोग इस पार्टी के अंदर है। ये पार्टी को लालू यादव की पार्टी नहीं कि लालू के बाद कौन, या फिर नीतीश के बाद कौन, मुलायम के बाद कौन। इसलिए हम लोगों ने सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी खड़ी की। और आज बिहार में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र 45 साल है। तो 45 वर्ष की आयु में बीजेपी जैसे राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनना कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए एक चेन ऑफ लीडरशिप, एक कभी तो ये हम लोगों ने प्रयास किया बिहार के अंदर, और आज सभी वर्गों के लोग हैं, और पार्टी तय करेगी समय आने पर सारी चीजों का। जी,
कैंपेन स्ट्रेटजी को समझने के लिए एक छोटा सा आखिरी सवाल पूछूंगा, और वो ये कि आमतौर पर पूरा चुनाव बीजेपी अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर के साथ लड़ते रही है, लेकिन मैं बिहार में देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों के होर्डिंग बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। ये क्या है? ऐसा नहीं है। रामविलास पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, तो हमारे जो प्रचार रथ निकले हैं उन सभी प्रचार रथ में उन तमाम लोगों के फोटो हैं। बीजेपी के भी 12-13 जो प्रमुख नेता उन सभी लोगों के फोटो है। लेकिन स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के या प्रधानमंत्री हैं तो स्वाभाविक है कि उनको ज्यादा जगह मिलेगी और वो पार्टी के कैंपेन को लीड कर रहे हैं। लेकिन बिहार पार्टी और हमारे सहयोगी दल के जो तमाम नेता हैं वो पूरी तरह से चुनाव में लगे। उन सभी लोगों की तस्वीरें भी आप अलग अलग जगह होर्डिंग्स पर देख सकते हैं। सुशील जी, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। बिहार का चुनाव ऊपर से तो देख के लगता है कि दो ध्रुवों में पूरा ध्रुवीकरण हो गया है, इसलिए तीसरे फैक्टर का कोई बहुत महत्व नहीं रहेगा। लेकिन जब आप बिहार में दौरा करते हैं तो पता लगता है कि बहुत सारी ऐसी छोटी पार्टियां हैं या थर्ड फ्रंट की पार्टियां हैं जो स्थानीय लेवल पर एक बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं। खुद कितनी सीटें जीतेंगी ये तो नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े दावेदारों को हराने की भूमिका वो निभा सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा होती है बहुचर्चित पप्पू यादव और उनके फ्रंट के बारे में। पप्पू जी, आपके बारे में मेरा एक तरीके से इल्जाम यही है कि आप जीतेंगे कितना पता नहीं है, लेकिन आप महागठबंधन को हराने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। अब ये बातें तो मुलायम सिंह से पूछनी चाहिए, शरद पवार जी से भी पूछनी चाहिए, तारिक अनवर जी से भी पूछनी चाहिए। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, आप यदि देखेंगे जितने संघर्षशील, समर्पित और बिहार निर्माण में के लिए चिंतित लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, वो सबके सब जन अधिकार पार्टी और सेकुलर मोर्चा के साथ खड़े हैं। उनकी तर्पण है कि वो कैसे बिहार को बचाए। इसीलिए अब मैं अपनी पार्टी या अपने मोर्चे के बारे में बहुत कुछ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, इन दोनों गठबंधनों ने इस बिहार के इतिहास को भी तोड़ा मरोड़ा है, बिहार की उम्मीदों को भी रौंदा है, और बिहार की आवाम इस दोनों व्यक्ति से लूटे गए हैं, अपमानित हुए हैं, शोषित हुए हैं, शोषण किया गया है, उनको सपना दिखाया गया है। और दोनों गठबंधन इस प्रदेश से जाए, यह युवाओं के मन में है, और 100% युवा चाहते हैं कि एक नया सशक्त विकल्प बने। और मुझे लगता है कि सेकुलर मोर्चा और जन अधिकार पार्टी एक मजबूत और सशक्त विकल्प इस प्रदेश के 68.4% युवा को देने में विश्वास रखती है। और मुझे उम्मीद है यदि जाति के नफरत से जहर से बाहर निकल गए युवा, तो फिर दोनों मोर्चा आप समझ लें कि धाराशायी होगी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी जब दिल्ली में 0 पर आ गई और जो सत्ता में वह 3 पर आ गई, तो कुछ भी मेरिकलस हो सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है इस बिहार में। और बिहार की अपनी राजनीतिक शैली रही है, संघर्ष का जो तरीका रहा है, वैचारिक संदर्भ बिहार के इतिहास के बगैर भारत का इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए समय समय पर बिहार इस देश को परिवर्तन के लिए खड़े होने की ताकत देती है। और मुझे लग रहा है कि बिहार के नौजवान ऐसा चाहते हैं और होना भी चाहिए। ये आप नौजवान पर आपका बड़ा फोकस है। हम लोग तो यही सुनते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जाति के आधार पर बात हो रही है, और आप कहते हैं कि बिहार के जो युवा हैं वो जाति से हट करके वोट करेंगे तो एक अनहोनी घटना बिहार में देख सकते हैं। आप यहाँ बिहार के यूथ कास्ट के आधार पर वोट नहीं करेंगे, इस किस भरोसे से कह रहे हैं आप ये बात? देखिए, ये 90 नहीं है, ये 2015 है। सोशल मीडिया का युग है, इंटरनेट है, ट्वीट है। अब 2 मिनट में युवा परिवर्तन चाहता है, अपनी बहन की शादी अच्छे कलेक्टर वीडियो के घर में चाहता है, अपनी मां का इलाज बेस्ट अस्पताल में कराना चाहता है। और आप लगातार
बिहार को चाहिए आर्थिक सॉल्यूशन, तो आप दिए जा रहे हो पॉलिटिकल सॉल्यूशन, जबकि पॉलिटिकल सॉल्यूशन बिहार के जीन में है। साहित्यिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मिश्रण की नींव है बिहार। नैतिक और बौद्धिक ताकत का मिश्रण का नींव है बिहार। और उसके बाद यदि वर्तमान 2015 में युवाओं को आप जाति के जार में जोड़ना चाहते तो मुझे लगता है बहुत अत्यधिक आप जातीय उन्माद फैलाओगे, तो 20 से 30% युवा दिग्भ्रमित हो सकते हैं। 80% युवा अपनी सरकार सशक्त विकल्प और मजबूत विकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।